नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस 360 यूट्यूब चैनल में। और जो हमारी राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों की जो श्रृंखला चल रही है, जिसके अंतर्गत हम कक्षा 6 का आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। कक्षा 6 से सजीव एवं निर्जीव के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम सजीव और निर्जीव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जितनी भी हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं या जीव जंतु पाए जाते हैं, उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और कुछ प्रेक्षण करते हैं। देखिए क्या क्या प्रेक्षण है। हम कुछ चीज़ें हमारे आसपास के जो जीव जंतु हैं उनके बारे में कह सकते हैं, जिनमें से जैसे मानव है, गाय है, तोता, बकरी, मछली, ऐसे जितने भी पशु पक्षी जंतु हैं वो चलकर गति कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, श्वास ले सकते हैं, वृद्धि करते हैं। और पेड़ पौधों में भी वृद्धि स्पष्ट रूप से प्रकट होती है और अन्य वस्तुओं में ये क्रियाएं नहीं होती। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वे जीव जिनमें श्वसन, गति, वृद्धि, जनन, पोषण आदि क्रियाएं होती हैं उनको हम सजीव कहते हैं। और ये क्रियाएं जिन भी चीज़ों में या जिन भी वस्तुओं में नहीं पाई जाती हैं, उन वस्तुओं को हम निर्जीव वस्तुएं कहेंगे। उन वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? निर्जीव वस्तुएं कहेंगे। जीव जंतु एवं पेड़ पौधे। जीव जंतु एवं पेड़ पौधे वृद्धि, गति, श्वसन, पोषण, जनन, उत्सर्जन आदि लक्षण दर्शाते हैं, अतः इन्हें सजीव कहते हैं। अतः इन्हें क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। और देखिए, अब सजीव के कई जो उदाहरण हैं हम देख सकते हैं कि पादप हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि सजीव कहलाते हैं। और इनके अलावा जितनी भी वस्तु हैं जिनमें ना वृद्धि होती है, ना गति होती है, ना श्वसन, ना पोषण, ना जनन, ना उत्सर्जन, ये सारी चीज़ें निर्जीव के अंतर्गत हम रख सकते हैं। तो सजीव में कौन कौन से पदार्थों का समुच्चय आने वाला है, कौन कौन सी चीज़ों का समुच्चय आने वाला है? जिनमें सभी पादप होंगे, जंतु होंगे और सूक्ष्मजीव होंगे। इसके अलावा जितनी भी वस्तुएं या जितनी भी वस्तुएं हमारे आसपास होंगी वो सारी निर्जीव में आएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं सजीवों के लक्षण के बारे में कि सजीवों में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। पहला, सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें मनुष्य भोजन अपना मुख्य माध्यम से लेते हैं, बाह्य वस्तुओं से। बाह्य पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। मनुष्य शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरीके के हो सकते हैं। और यदि हम पौधों की बात करें तो पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करते हैं। वो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। और सभी सजीव क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। सभी सजीव वृद्धि करते हैं। सभी सजीव श्वसन करते हैं। सभी सजीव श्वसन करते हैं। पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो करते हैं भोजन बनाने के लिए, और श्वसन का उपयोग श्वसन भी पेड़ पौधे करते हैं। पेड़ पौधे श्वसन भी करते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं? श्वसन में O2 ग्रहण करते हैं, O2 ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। देखिए आगे कि सजीव स्वयं गति करते हैं। सजीव स्वयं गति करते हैं। स्वयं गति करने का मतलब है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर जा सकते हैं। तो मनुष्यों में या जंतुओं में तो ऐसा पाया जाता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर जाते हैं। लेकिन पौधों के संदर्भ में बात करें तो पौधों में दो प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। एक होता है प्रकाशानुवर्तन की गति, एक होती है प्रकाशानुवर्तन, और एक होती है गुरुत्वानुवर्तन। एक गति होती है गुरुत्वानुवर्तन की गति। अब देखिए, प्रकाशानुवर्तन की गति क्या है कि यदि इसके लिए हम एक छोटा सा यदि प्रयोग करें कि हम किसी अंधेरे कमरे में, जिसमें से एक खिड़की खुली हो और उसमें हम किसी पौधे के गमले को रख देते हैं, तो हमें कुछ देर बाद ऐसा पता लगेगा कि पौधा उस ओर मुड़ गया है जिस खिड़की से प्रकाश आ रहा था। तो पौधों का प्रकाश की ओर मुड़ जाना जो है वो क्या कहलाता है? पौधों का प्रकाश की ओर मुड़ जाना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। पौधों का प्रकाश की ओर मुड़ जाना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। और एक गति होती है गुरुत्वानुवर्तन गति। और गुरुत्वानुवर्तन गति में क्या होता है कि जो पौधों की जो जड़ें होती हैं वो गुरुत्वानुवर्ती होती हैं। और गुरुत्वानुवर्ती का मतलब पृथ्वी की ओर जाना, गुरुत्व माने पृथ्वी और पृथ्वी की ओर जाना, ये गति पौधों में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन। चलिए अगला देखते हैं कि सजीव संवेदनशील होते हैं और उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। देखते हैं कैसे होते हैं। संवेदनशीलता कैसे पाई जाती है कि देखिए, जैसे कोई गर्म वस्तु
या कोई नुकीली वस्तु हमारे शरीर में चुभ जाती है तो शरीर का वो अंग स्वतः ही अपने आप को हटाने का कार्य करता है। ये क्रिया ऐच्छिक नहीं है, ये अपने आप होती है। तो और पौधों में यदि यही बात करें तो जैसे हम छुई मुई के पौधे का उदाहरण लेते हैं तो छुई मुई की पत्तियों को जैसे ही हम छूते हैं तो वो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, वो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। इसका मतलब सजीव संवेदनशील होते हैं और उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। यदि हम और उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की बात करें तो जैसे भोजन देखकर लार आ जाना, भोजन देखकर लार आ जाना, ये भी एक प्रकार का क्या है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण है, जो कि हम साइकोलॉजी वाली सीरीज में पढ़ने वाले हैं। सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है, सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। इसका मतलब ये है कि भोजन जब हम करते हैं उसमें से अंदर जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उनके माध्यम से जब वो भोजन में से हमें अपेक्षित ऊर्जा ग्रहण हो जाती है तो शेष भोजन, शेष जितने भी पदार्थ जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं हम उनको शरीर से बाहर निकालते हैं। जैसे मूत्र के माध्यम से यूरिया या नाइट्रोजनी अपशिष्टों को बाहर निकालना, मल के माध्यम से अन्य जो अपशिष्ट हैं उनको बाहर निकालना, ये सारी प्रक्रिया सजीवों में उत्सर्जन, ये तो मनुष्य और जंतुओं में पाई जाती हैं। ये जो उत्सर्जन जो क्रियाएं हैं ये तो मनुष्य और जंतुओं में पाई जाती हैं। अब आप कहेंगे पेड़ पौधों में कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है, तो वहाँ पे आपने एक प्रक्रिया का नाम सुना होगा जिस प्रक्रिया को अपन कहते हैं बाष्पोत्सर्जन, जिसको हम कहते हैं बाष्पोत्सर्जन, जिसको हम क्या कहते हैं, बाष्प उत्सर्जन, बाष्प का बाहर निकलना। बाष्प का बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है वो कब होती है, जब अधिक जल ग्रहण कर लिया जाता है एवं अधिक जल ग्रहण कर लिया जाता है, एक तो ये, और एक जितने भी नाइट्रोजनी अवशेष पदार्थ हैं वो जल में घुल करके बाहर निकलते हैं। प्रजनन, अब अगला देखते हैं कि सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है, सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। प्रजनन की क्रिया क्या है, प्रजनन कहते हैं अपने समान जीव उत्पन्न करना, अपने समान जीव उत्पन्न करना, ये प्रक्रिया प्रजनन की प्रक्रिया कहलाती है, ये प्रक्रिया प्रजनन की प्रक्रिया कहलाती है। तो आप जानते ही हैं कि मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी अपने समान जीव उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें मनुष्यों में जो है वो सीधा अपने समान जीव, उनका तो अपने समान जीव सीधा पैदा होता ही है। और यदि हम जंतुओं की बात करें तो उनमें भी ऐसा होता है। पक्षियों में क्या होता है, पक्षियों में पक्षी अंडे देते हैं, पक्षी क्या देते हैं, अंडे देते हैं, और कुछ दिन बाद अंडे से बाहर निकल आता है उनके समान जीव। तो ये प्रक्रिया कहलाती है प्रजनन की प्रक्रिया। अब चलिए इसमें भी थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि अब ये प्रजनन प्रक्रिया दो प्रकार की हो गई, एक तो सीधा किसी बच्चे को उत्पन्न करना, एक अंडे के माध्यम से संतति को बढ़ाना। तो जो सीधा बच्चे उत्पन्न करते हैं उनको हम बोलते हैं जरायुज, उनको हम क्या बोलते हैं, जरायुज बोलते हैं। उन जीवों को हम जरायुज कहते हैं, उन जीवों को हम क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। जो अपने समान बच्चे उत्पन्न करते हैं उनको हम जरायुज कहेंगे, और जो अंडे के माध्यम से बच्चे देते हैं उनको हम अंडज कहने वाले हैं, उनको हम क्या कहने वाले हैं, अंडज कहने वाले हैं। तो अंडज वे हैं जो अंडे से जीव उत्पन्न होता है जिनका, जरायुज वे हैं जो अपने समान जीव सीधा पैदा करते हैं, वो कहलाते हैं जरायुज। अब चलिए आगे चलते हैं, एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो हमने वैसे तो सारे पॉइंट पर चर्चा डिटेल से कर ली है, पर फिर भी आगे चलते हैं कि सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। अब देखिए कैसे भोजन ग्रहण करते हैं कि हम तो सीधा भोजन खाते ही हैं, सीधा भोजन अपने मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं, लेकिन पादप हैं, जितने भी पादप हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब देखते हैं सजीव क्या करते हैं, सजीव वृद्धि करते हैं। देखिए यहाँ पर एक ये छोटा सा बच्चा है खरगोश का, और यहाँ पर ये थोड़ा और बड़ा हो गया है, और इसकी बात करें तो यहाँ पर ये बच्चा और बड़ा हो गया है। तो इसके आकार में जो वृद्धि हुई है, वो क्या है, इसकी वृद्धि है। अब देखिए पौधा है, यहाँ पर बहुत छोटा है, यहाँ पर उससे बड़ा, तो ये धीरे धीरे इसके आकार में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, सजीव वृद्धि करते हैं। क्या आपने किसी पत्थर को वृद्धि करते हुए देखा है, बताइए, आपने किसी पत्थर को वृद्धि करते हुए देखा है कि पहले पत्थर छोटा था, धीरे धीरे समय के साथ वो पत्थर बड़ा हो गया। तो निर्जीवों में तो ऐसा नहीं होता है, अब निश्चित समय बाद जंतुओं में ये वृद्धि रुक जाती है,
ये वृद्धि जो है वो निश्चित समय बाद जंतुओं में रुक जाती है। लेकिन जंतु वृद्धि जरूर करते हैं, सजीव जो हैं वो वृद्धि जरूर करते हैं। क्या अब अगला आता है सजीव श्वसन करते हैं। सजीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। अब क्या करते हैं श्वसन के दौरान, श्वसन के दौरान क्या करते हैं, सजीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और देख लेते हैं कि श्वसन क्या है, श्वसन किसको कहते हैं, इसके बारे में भी हम छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के विघटन से सजीवों में ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज के विघटन से जैविक ऊर्जा का निर्मुक्त होना, जैविक ऊर्जा का निर्मुक्त होना, कहने का मतलब है कि हम भोजन जो प्राप्त करते हैं उसमें होता है ग्लूकोज, उसमें होता है ग्लूकोज। और शरीर में अंदर जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको होने के बाद हमें मिलती है ऊर्जा, और हमको मिलती है ऊर्जा। और आपको बता दें कि ये ऊर्जा हमें एटीपी के रूप में क्या रहती है, संचित रहती है हमारी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ये एटीपी के रूप में संचित रहती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब है कि कोशिका का बिजली घर, इसको क्या कहते हैं, कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। और श्वसन की प्रक्रिया में जैसा कि हम यहाँ पढ़ ही रहे हैं कि ग्लूकोज के विघटन से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज के विघटन से ऊर्जा प्राप्त होने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। अब आ भी सकता है श्वसन क्या है, श्वसन है ग्लूकोज के विघटन से जैविक ऊर्जा का निर्मुक्त होना। ग्लूकोज के विघटन से जैविक ऊर्जा का निर्मुक्त होना श्वसन कहलाता है। तो क्या पेड़ पौधों में श्वसन होता है, बिल्कुल पेड़ पौधों में भी श्वसन होता है, क्योंकि जो वो ग्लूकोज का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कर रहे हैं और पौधे की जितनी भी गतियां हैं, जितनी भी गतियां पौधों में हो रही हैं, उनके होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ग्लूकोज को ऊर्जा में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। अब आगे चलते हैं कि सजीव स्वयं गति करते हैं। सजीव स्वयं गति करते हैं और सजीवों की गतियों के हम कई उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मछलियों को जल में तैरते हुए देख सकते हैं, पक्षियों को उड़ते हुए, सांप को रेंगते हुए, और हम स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर जाते ही हैं। तो सजीव स्वयं गति करते हैं, ये वाली बात स्वयं सिद्ध होती है। अब एक गति की, जो कुछ गतियों की हम बात कर रहे थे, तो हम कुछ गतियों की बात कर रहे थे पहले कि ये तो सजीवों में जंतुओं की गतियां हो गई हैं। और यदि हम बात करें पौधों की गतियों की, तो हमने वहाँ पर दो बात करी थी। एक को हम नाम दे रहे थे प्रकाशानुवर्तन, एक को हम नाम दे रहे थे प्रकाशानुवर्तन, और दूसरी गति को हम नाम दे रहे थे गुरुत्वानुवर्तन। दूसरी गति को हम नाम क्या दे रहे थे, गुरुत्वानुवर्तन नाम दे रहे थे। तो देख लेते हैं अब यहाँ पर कि सूरजमुखी के पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाना पौधों की गति का एक उदाहरण है। पौधों की गति का एक उदाहरण है। तो बताइए अब आप इस गति को अपन क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे, इस गति को कहेंगे प्रकाशानुवर्तन। इस गति को कहेंगे प्रकाशानुवर्तन। क्यों, यहाँ पर सूरजमुखी का पौधा है वो प्रकाश की ओर मुड़ रहा है, प्रकाश की ओर मुड़ रहा है। अब देख लेते हैं, आगे चलते हैं कि सजीव संवेदनशील होते हैं। सजीव संवेदनशील होते हैं। अब देखिए, हमने बताया था कि नुकीली वस्तु चुभने पर या फिर कोई गर्म वस्तु लग जाने पर क्या होता है, हम अपना हाथ या पैर पीछे खींच लेते हैं। स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। ये सारी चीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण। तो ये हमने वहाँ पर कवर की ही थी। तो अब देख लेते हैं कि क्या है कि सजीव परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी ना किसी प्रकार से जो क्रिया करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया कहते हैं। क्या पादपों में भी अनुक्रिया होती है, बिल्कुल होती है। हमने छुई मुई के पौधे का एक उदाहरण वहाँ पर पढ़ा कि छुई मुई में क्या होता है कि जैसे ही छुई मुई की जो ये पत्तियाँ हैं, जैसे ही हम इनसे अपना हाथ स्पर्श करते हैं, वैसे ही ये पत्तियाँ ऐसे सिकुड़ जाती हैं। और हाथ स्पर्श करने पर पत्तियों का सिकुड़ना उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया हो ही गई। तो उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करते हैं कौन करते हैं, सजीव उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। सजीवों में क्या होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है। अब उत्सर्जन क्या है
कि भोजन के पाचन के बाद जितने भी ऐसे पदार्थ हैं जिनका शरीर में क्या नहीं होता है, उपयोग नहीं होता है, भोजन के पाचन के बाद ऐसे पदार्थ जिनका शरीर में उपयोग नहीं होता है, उनको अपशिष्ट के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये मूत्र के माध्यम से हो सकता है, मल के माध्यम से हो सकता है, साथ ही पसीने के माध्यम से भी ये हो सकता है। मूत्र, मल और पसीने के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाती है। पौधों में ये किसके रूप में होता है? बाष्पोत्सर्जन के रूप में। गोंद के रूप में भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। किसके रूप में? गोंद के रूप में भी। यदि आपसे पूछे कोई निम्न में से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ नहीं है या निम्न में से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ है, तो उसका उत्तर होगा गोंद। गोंद भी एक तरीके का क्या है? पदार्थों का अपशिष्ट होता है। अब देख लेते हैं, सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। सजीवों में क्या होती है? प्रजनन की क्रिया होती है। सजीवों में होती है प्रजनन की क्रिया। प्रजनन की क्रिया का क्या मतलब है? प्रजनन की क्रिया का मतलब है अपने जैसी ही संतान उत्पन्न करना। अपने जैसी ही संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया, अपने जैसी संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। और हमने पहले समझा जाना कि सजीवों में दो तरीके से बच्चे उत्पन्न होते हैं। कितने तरीके से बच्चे उत्पन्न होते हैं? दो तरीके से उत्पन्न होते हैं। एक तो कौन सा है? एक तो है अंडे के माध्यम से, और दूसरा क्या है? दूसरा है स्वयं अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करना। स्वयं अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करना। और स्वयं अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करने वालों को क्या कहते हैं? स्वयं अपने जैसे बच्चे जो उत्पन्न करते हैं उनको बोलते हैं जरायुज। उनको क्या बोलते हैं? जरायुज बोलते हैं। जो स्वयं अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करते हैं और जो अंडे के माध्यम से बच्चे उत्पन्न करते हैं उनको हम बोलते हैं अंडज। उनको हम क्या बोलते हैं? अंडज बोलते हैं। तो अंडज और जरायुज में आपको फर्क समझ में आया होगा। जरायुज कौन है? जैसे मनुष्य है, जंतु हैं, ज़्यादातर जरायुज होते हैं। और अंडज कौन है? जो जो पक्षी हैं। जो पशुओं को छोड़कर जो पक्षी वर्ग है जो अंडे देता है, वो क्या है? वो सभी अंडज हैं। वो सभी क्या हैं? अंडज हैं। अब समझते हैं, सजीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है। सजीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है। हम जानते हैं कि जिन चीज़ों का जन्म होता है, सजीवों का जन्म होता है, वृद्धि करते हैं पहले वे, और फिर धीरे धीरे वृद्धि क्षय में बदल जाती है, और फिर लास्ट में सजीव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इसमें इसका मतलब एक इसका कालक्रम चलता है पूरा, कि पहले क्या होगा? पहले होगी ग्रोथ, ऐसे ग्रोथ होती रहेगी और वृद्धि के एक स्तर तक पहुंच जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा? क्षय होगा। धीरे धीरे क्षय होने के बाद इसका अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा। चलिए, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, इसको हमें याद भी रखना है कि अब तक हम जो बात कर रहे थे वो सजीवों और निर्जीवों के बारे में बात कर रहे थे। किन के बारे में कर रहे थे बात? सजीवों एवं निर्जीवों के बारे में बात कर रहे थे। अब निर्जीवों और सजीवों के बीच में भी कुछ ऐसी चीज़ होती है जो सजीव की तरह भी व्यवहार करती है और निर्जीव की तरह भी व्यवहार करती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? ऐसी कौन सी वस्तु है? ऐसा कौन सा प्राणी है जो सजीवों की तरह भी व्यवहार करता है और निर्जीवों की तरह भी व्यवहार करता है? तो ऐसे विचित्र प्राणी को हम नाम देते हैं क्या? ऐसे विचित्र प्राणी को हम नाम देते हैं विषाणु का। किसका नाम देते हैं? विषाणु का नाम देते हैं। अब विषाणु क्या है? अब आपको पता है, इधर रहते हैं सजीव और एक रहते हैं निर्जीव। उन दोनों के बीच में जो काम करता है, कहने का मतलब दोनों जैसे जो लक्षण दिखाता है, बीच की जो कड़ी है, उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं विषाणु। तो विषाणु है सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। विषाणु क्या है? सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। आप इसको याद रखेंगे। आप इसको क्या रखेंगे? याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, तो उसमें आपको ऑप्शन आएंगे जीवाणु, कवक, वायरस, जिसका मतलब विषाणु होता है, और निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा वायरस। इसका सही उत्तर क्या होगा? वायरस। के सजीव और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी होती हैं। अब कैसे होते हैं ये समझते हैं। जब ये स्वतंत्र होते हैं तो ये निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ये सजीवों में प्रवेश कर जाते हैं बाहर से, और ये किस में प्रवेश कर जाते हैं? सजीवों में प्रवेश कर जाते हैं, तो ये सजीवों के समान वृद्धि
प्रदर्शित करने लग जाते हैं। पहले होता है एक विषाणु, उसको टूटकर बनते हैं दो, दो से बन जाते हैं चार, चार से बन जाते हैं आठ, ऐसे ये क्या करने लग जाते हैं, वृद्धि करने लग जाते हैं। सामान्यतः जो वायरस होते हैं, सामान्यतया जो वायरस होते हैं वो रोगों के प्रमुख कारक होते हैं। वो क्या होते हैं, रोगों के प्रमुख कारक हैं, रोगों के प्रमुख कारक हैं। वायरस से हमें क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। चलिए बताइए, आपको एक टास्क है कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं वायरस से, वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे ज़्यादा जो फेमस वायरस का रोग है वो है HIV एड्स। सबसे ज़्यादा जो फेमस जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है HIV एड्स। क्या है उसका नाम, HIV एड्स। ह्यूमन इम्यूनो वायरस से होता है, HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इससे कौन सा रोग होता है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इससे कौन सा रोग होता है, इससे रोग होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका मतलब इम्यून डिफिशियंसी का मतलब है, इम्यून का मतलब जो तंत्रिका या प्रतिरक्षा तंत्र है, और डिफिशियंसी का मतलब उसमें क्या होना, कमी होना, प्रतिरक्षा में कमी होना। विषाणु से उत्पन्न एक रोग है और उस विषाणु का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। आज की कक्षा में इतना ही, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है और आगे इस श्रृंखला में, इस बायोलॉजी वाली श्रृंखला में आगे भी मिलते हैं कुछ नए टॉपिकों के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।